नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में लोग दूसरा चैप्टर ऑब्जेक्टिव करने, दूसरा चैप्टर का नाम सॉल्यूशन। पिछले क्लास सॉल्व, आज हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल है मोलरता। पहला क्वेश्चन, एक नंबर बोला मोललता प्रदर्शित होता है। मोललता प्रदर्शित होता है। मोललता को किस यूनिट प्रदर्शित करते हो? तो मोललता को प्रदर्शित करने का क्या यूनिट हो? मोललता को प्रदर्शित क्या होता है? तो मोललता का फॉर्मूला होता है विलय का मोल है का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान क्या होगा? मोल प्रति मोल प्रति। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर मोल प्रति। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है शुद्ध जल की मोललता। शुद्ध जल की मोललता आपसे ये मोललता पूछे या मोलरता पूछे? आंसर 55.5 आपको याद रखना। दोनों होता है 55.5। मोललता भी और मोलरता भी। कभी कभी यहाँ पे 100 भी लिखा रह सकता है, लिख लेना। और 55.5 नहीं 6 है सर। 55.5 ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देख सवाल बोला NaOH युक्त पे 4 ग्राम, 4 ग्राम या 5 ग्राम, चलो देखते हैं करके। 4 ग्राम NaOH युक्त 250 मिलीलीटर, लीटर मतलब ml। मोलरता क्या? मोलरता का फॉर्मूला होता है, मोलरता बराबर फॉर्मूला होता है मोल, मोल का मोल बटे विलियन का आयतन का आयतन। अगर ml में रहा आयतन ये 1000 से आपको क्या कर लेना, ना कर लेना। ठीक है। तो विलय का मोल, तो मोल का फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिख देते। मोल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे पुट करते हैं। ना दिया गया द्रव्यमान है 4, मोलर द्रव्यमान देखिए यहाँ पे NaOH का मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। अगर इसका मोलर द्रव्यमान निकालते हैं तो इसका होता है 23, ऑक्सीजन 16 और इसका 1 जोड़ जा के 40 है। 4/40 बिलियन का आयतन ml में है। 1000 से ऊपर गुना भी करना, तो ये हो गया 250 बटा, तो ऊपर में 1000 से गुना कर दो। 2 जीरो 4 गया, 5 दूना 10, 2/5 मतलब होता है 0.4 का मतलब 4 नहीं 5 हो पे 5 ग्राम होगा। थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया था 5 ग्राम।
5 40 और 200 काटो। 5/2.5 2.5 तो सही आंसर होगा। तीसरा सवाल था, नहीं चौथा सवाल है। 4 नंबर, 5 नंबर बोला 5.8 ग्राम, 5.8 ग्राम को 90 ग्राम जल में डाला गया। 5.8 ग्राम NaCl है, उसको 90 ग्राम जल में घोल बोल रहा है NaCl मोल प्रभाव। मोल प्रभाव बोलो, मोल अंश। पहले क्या करो, देख लो यहाँ पर कुछ ज़्यादा मुश्किल। पहले ये जो है ना 5 NaCl का पहले मोल निकाल, मोल को N से सूचित करते हैं और यहाँ पे NaCl लिख दिया गया है। तो NaCl का NaCl का मोल कितना दिया गया, द्रव्यमान है 5.8 और इसका मोलर द्रव्यमान दिया हो 58.5 उड़ाते हैं तो ऊपर में थोड़ा सा पूरा, तो इसको बाद में कर 58 35 58 सॉल्व कर 58, हाँ 500 और भाग के आसपास होगा पॉइंट, लगभग लिख सॉल्व करना। पानी का मोल निकाल लेते हैं। पानी का 90/18 90/18 90/18 टोटल मोल निकाल लो। टोटल मोल हो जाएगा 1, दोनों को जोड़ देंगे तो पूछ क्या रहा है, NaCl का मोल प्रभाज, Cl का मोल प्रभाज निकालना है। प्रभाज क्या करेंगे, NaCl का मोल आया कितना 0.1, टोटल कितना आया 5.1/50। लगभग 0 पॉइंट। अगला सवाल बोल रहा है एक द्विअंगी विलयन में A विलय और B विलय A के N मोल और विलायक B के मोल उपस्थित है। विलयन में विलायक का मोल प्रभाज,
विलायक का मोल अंश पूछ रहा, मतलब पी का मोल अंश। तो देखो पी का मोल अंश, पी का मोल अंश बराबर पी का मोल। पी का मोल कितना दिया हुआ है, एन बी। क्या लिखेंगे, एन बी बटा टोटल मोल, ए और जोड़ एन बी, एन ए जोड़ एन बी, एन ए जोड़ एन बी। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। देख लो कौन सा ऑप्शन है, एन ए एन बी बटा एन ए जोड़ होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, बोला विलियन में विलय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है। मोललता का यूनिट, मोललता का यूनिट क्या होता है, मोल प्रति केजी, याद है ना, मोल प्रति मोललता का, मोल प्रति केजी। देख लो मोल प्रति केजी यहाँ भी है, लेकिन देखो क्या लिखा हुआ है, विलायक, और यहाँ भी लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे है विलियन। तो मोललता को विलायक के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है, विलियन के रिस्पेक्ट में नहीं। तो आंसर क्या होगा, डी। ये था 7 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर, 8 नंबर में बोल रहा है 250 ml घोल में 4 ग्राम NaOH को घोला गया, मोलरता क्या होगा। मोलरता कैपिटल एम, मोलरता कैपिटल एम। इसका क्या होगा, मोल पहले निकाल लो। मोल कैसे निकालते, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। NaOH का मोलर द्रव्यमान 40 होता है, 4/40 250 और गुना 1000, क्यों, ml में है इसलिए। 10 10 ये 10 से 10 ये, 4 से 4 गया 10/30, 5 दूना 10, 5 चौके 2.4, 2.4 करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8। 9 नंबर, ये 9 नंबर में पूछ रहा है 0.3 मोलर फॉस्फोरस अम्ल की नॉर्मलता। तो नॉर्मलता और मोलरता में रिलेशन होता है, मोलरता गुना एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर। और फॉस्फोरस अम्ल देखो H3PO4 बताया था मैं अलग से घेर के, कॉपी में देखो, और लिखे थे H3PO3 और लिखे थे H3PO2। सबका एन फैक्टर यदि निकालना है तो इसका एन फैक्टर होगा ऑक्सीजन जितना उससे कम, 3 का एन फैक्टर 2 और इसका एन फैक्टर 1। फॉस्फोरस अम्ल इसको बोलते हैं, ये फॉस्फोरिक अम्ल है, ठीक है। तो फॉस्फोरस अम्ल की एन फैक्टर कितना, 2। यहाँ पे मोलरता कितना दिया गया है, 0.3 गुना 2, तो कितना हो गया 0.6। तो ये आंसर होगा 0.6। ये हो गया 9 नंबर का सवाल, ठीक है। 10 नंबर, 10 नंबर सवाल में देखो बोला जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी आती है। देखो इसमें ये सब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये तुमको ढूंढना है कि कौन ताप पर निर्भर करता है, कौन सा सांद्रता का पद ताप पर निर्भर करता है। वो सांद्रता का पद ताप पर निर्भर करता है जिसमें क्या होता है, जिसके फॉर्मूला में आयतन होता है, क्योंकि आयतन ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। आयतन ताप पर निर्भर करता है, इसलिए आंसर क्या होगा, तो ताप बढ़ाने, मोलरता बढ़ने पे ताप में वृद्धि करने पर कमी आती, एक ही चीज़ है, कौन, मोलरता का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 10। कुछ नहीं दिमाग लगाना ज़्यादा, इसमें कौन सा सांद्रता का पद ताप पर निर्भर करता है, कौन सा, मोलरता। मोलरता जिसमें ना विलय का मोल बटा विलयन का आयतन, आयतन आ गया ना, ये ताप पर निर्भर करेगा। 10 11, 11वां सवाल, और इस 11वां सवाल में बोला क्या जा रहा है, कौन सा ताप पर निर्भर कर, फिर से वही सवाल आ गया, ताप पर निर्भर करने वाला। ताप पर निर्भर कौन करेगा, इसके फॉर्मूला में आयतन होगा। तो यहाँ पे भी देखो मोल अंश में कहीं पे आयतन नहीं, द्रव्यमान लिख ले, मोललता में नहीं आता, तो आंसर होगा ए, क्या होगा, ए। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, चलो कुछ लिख ही भी देता हूँ, अगर याद कर लेना इसको। अगर ये रहेगा तो बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, ये ताप पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है। अगर ये रहता द्रव W/V, W/V, तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, ये निर्भर करता है,
इसी तरह से अगर रहता डी बटा वी ये ताप पर निर्भर कर जाएगा। फिर बचा अगर ये रहता मोलरता, मोलरता के भी फॉर्मूला में होता तो ये भी निर्भर करेगा, लेकिन यहीं पर रहता मोललता, मोललता ये निर्भर नहीं करेगा क्योंकि इसके फॉर्मूला में आयतन नहीं। और एक बच गया मोल अंश या मोल प्रभाज, इसमें भी नहीं है, नहीं होगा। सही आंसर समझ में आया? मोलरता होगा, ताप पर निर्भर करता है। 12 नंबर का सवाल, 12 नंबर का सवाल बोल रहा है एक बीकर में ए पदार्थ विलयन रखा हुआ है। देखो ये बोल रहा है कि किसमें अवक्षेपित हो जाता है, थोड़ा सा भी मात्रा मिला दे। याद रखना 3 तरह का विलयन होता है, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त विलयन ऐसा होता है कि उसमें अगर थोड़ा सा भी विलय का मात्रा मिला दिया जाता है, क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? अवक्षेपित हो जाता है। क्या आंसर होगा? अति संतृप्त विलयन। चलो 12 नंबर का सवाल। 13वां सवाल बोल रहा है हेनरी नियम पे है ये। देखो हेनरी नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी नियम क्या बोल रहा है? के एच के पे सवाल है। बोल रहा है के एच का मान, देखो के एच का मान अगर ज़्यादा होगा, के एच का मान अगर ज़्यादा होगा तो विलयता हो जाएगा कम। देखो क्या लिखा हुआ? उच्च विलयता वाली गैस के लिए अधिक होता, हो नहीं सकता, उल्टा है। निम्न विलयता वाली गैस के लिए अधिक होता। ठीक है, गैसों की आंसर होगा 13 का आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन फिर से हेनरी नियम पे ही। हेनरी स्थिरांक का मान क्या होता है? देखो हेनरी स्थिरांक का मान क्या होता है? के एच का मान बढ़ेगा कब? जब बढ़ेगा क्या? ताप। जब बढ़ेगा ताप, टेम्परेचर को बढ़ाने से इसका मान बढ़ता है, ताप बढ़ने से घटता नहीं, ताप बढ़ने से बढ़ता है। सर 14 15 नंबर ये भी हेनरी स्थिरांक के एच पे भी है। अभी बताए थे के एच का मान जिसके लिए ज़्यादा उसका विलेयता कम, एच का मान जिसके लिए ज़्यादा उसका विलेयता कम। तो देख लो कहाँ पे कम है, यहाँ पे सबका मान दिया हुआ है। ठीक है? देखो एगो वैल्यू ये दिया हुआ है, एगो वैल्यू ये दिया हुआ है, एगो वैल्यू ये दिया हुआ और एगो वैल्यू। देखो सबसे ज़्यादा कौन सा मान है? 40.3। तो जिसका मान सबसे ज़्यादा उसका विलेयता सबसे कम। आर्गन का इसका मतलब विलेयता सबसे कम। देखो आर्गन सबसे पीछे कहाँ पे है? ये दोनों नहीं होगा, ये भी खत्म। आर्गन सी में भी है और आर्गन डी में भी है। अब दूसरा देखते हैं इसके बाद कौन सा बड़ा वैल्यू है? 1.67 CO2। तो CO2 किस में है? आगे बत देखो तो सीधा क्या? ठीक है, ठीक है 15 16। फिर से हेनरी नियम पे ये सवाल। हेनरी नियम के संदर्भ में, हेनरी नियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो वही बात आ गया ना, हेनरी नियम ये ज़्यादा विलेयता कम। तो एक ही लाइन याद रखना, दिए गए दाब पर के एच का मान अधिक होने से द्रव में गैस की विलेयता, एच का मान अधिक तो द्रव का विलेयता कम होगा ना, यहाँ पे अधिक लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। दूसरा है समान ताप पर विभिन्न गैस के लिए के एच का मान भिन्न भिन्न तापमान समान है, के एच का मान असत्य पूछ रहा है ना अपने से, सत्य असत्य तो यही है ना, ए नंबर क्या है इसमें? क्या 16 नंबर का यह सत्य है, क्योंकि हमसे सवाल पूछ रहा है सत्य नहीं असत्य कौन सा है, कथन सत्य है। 17 नंबर का सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंधित है? देखो विलयन का कौन सा बोल रहा है? देखो वाष्प दाब और इसमें कौन ऐसा होता है? मोल अंश। याद करो संगुंद बोलते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक कौन हो? डॉल्ट के नियम में पढ़ते हो का जो वाष्प दाब होगा पाती होता है मोलन्स के पाती होता है। सही आंसर क्या होगा? मोलन्स यही होता है। 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन है वाष्प 18 नंबर क्वेश्चन है साम्य अवस्था पर वाष्पशील द्रव में ठोस विलय के घुलने की दर अवस्था लिख दिया। साम्य अवस्था का मतलब होता है
दो दर बराबर होना चाहिए, दोनों दर बराबर होना चाहिए। देखो दर कहाँ पे लिखा, शीतलीकरण की दर से कम, क्या लिखा हुआ, वाष्पशील द्रव का विलायक में शीतलीकरण दर के बराबर होते, कहाँ बराबर है, क्या बोले, साम्य अवस्था आ जाए तो बराबर, ध्यान रखना। आंसर होगा 18 का। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के ऊतक एवं रक्त में ऑक्सीजन की कम सांद्रता का कारण होता है। पहाड़ों पे जो रहता है ना, पहाड़ी लोग, बोल रहा है उसके ऊतकों में, ऊतकों में रक्त और ऑक्सीजन का सांद्रता का कारण, कम सांद्रता का कारण होता है क्या। देखो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हो ना, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हो तो क्या होता है, वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब जब कम होगा, कारण हो सकता है, क्या होगा आंसर, वायुमंडलीय दाब नहीं, कम वायुमंडल, सर क्या होगा। 23 नंबर का क्वेश्चन, 23 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर सही हुआ 23 नंबर। ये कौन सा नियम है, कौन सा नियम, डॉल्ट का नियम, कौन सा नियम, डॉल्ट का नियम। पी नॉट, याद करो ऐसे करके कॉपी में लिख, पी नॉट माइनस पी एस बटे बराबर एक्स विल, वाला आएगा। यहाँ पे ये जो पी एस है ना, ये नहीं लिखा है, समझ लेना क्या होगा या नहीं। डॉल्ट का 21, रॉल्ट पे ही देखो, रॉल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षित गमन अभी तुरंत बताए थे, पी नॉट माइनस पी एस बट इक्वेशन याद रख लेना है, किसके, विलय के कोलन्स के बराबर, के कोलन्स के बराबर, याद रखना, अपेक्षित इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विलय के मोलन्स के बराबर। मोलन्स नहीं देखे, क्या दे दिया यहाँ, मोल प्रवाह, क्या होगा आंसर किसका, 22 नंबर। द्विअंगी आदर्श विलयन में शुद्ध द्रव ए बी वाष्प दाब पी ए आर, पिरोल्ट का नियम है, क्या बताए थे देखो, अगर तुम ध्यान से देखें, इसको एक शॉर्टकट बताते हैं, जब भी इस तरह का इक्वेशन पे सवाल आए तो कैसे करना है तुमको, अल्टरनेट देखना, यहाँ से देखो, ए है, फिर ए है, फिर ये होगा, बी होगा, तो देखो होना चाहिए बी, बी ए, फिर है बी, फिर है, ये आंसर ये होगा, पे भी देखो ये बी है लेकिन होना चाहिए ए, ये गलत क्यों, ए बी तो है लेकिन फिर ए, लेकिन ऐसे करके याद रखो ना, ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे खत्म, और बी से स्टार्ट हो रहा है, ये ऐसा सही आंसर इसका क्या होगा। 22 नंबर का ये क्वेश्चन है, का सवाल आए, ए बी याद रखना, ठीक है। 22, 23, जैसे बोल रहा है ए तथा बी अवयव वाले, ए तथा बी अवयव, ए तथा बी अवयव वाले विलयन के रॉल्ट नियम का पालन करते हैं। देखो कितना आसान सवाल, रॉल्ट के नियम का पालन, आदर्श विलयन, रॉल्ट के नियम का जो पालन करता है वो आदर्श विलयन होता है। आदर्श विलयन में ए का आकर्षण बी के आकर्षण के बराबर और बी का आकर्षण ए के बराबर, सबका आकर्षण, तीनों का आकर्षण, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, या ए बी हो, ये तीनों का आकर्षण क्या होगा, कौन सा ऑप्शन है, ए बी, ये तो होगा ही नहीं, ए बी का आकर्षण ए बल से कम नहीं, ए बी आकर्षण बल ए बराबर होगा, हाँ, और है ये 23 नंबर क्वेश्चन। 24, प्रेशर कुकर में बीन्स पहले पकता है, प्रेशर कुकर भात दाल पहले क्यों पक जाता, क्योंकि प्रेशर कुकर में यदि ढक्कन लगा देते बाहर से प्रेशर है ना, वाष्प
प्रेशर बढ़ा दिए, वायुमंडलीय दाब बढ़ा दिए ढक्कन लगा के। ढक्कन जब लगा दिए तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रेशर कुकर का अतिरिक्त दाब बिन का तो ये फालतू है, आदेश प्रेशर कुकर खाना पर, ठीक है। तो दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है ए। और ये क्वेश्चन है नंबर इसका, देखो डॉल्ट के नियम का एक शॉर्टकट बताते हैं। जब भी सवाल आए धनात्मक आए कर लेना, ऋणात्मक नहीं। अगर ये है तो धनात्मक, ठीक है। आपको क्या पहचानना, देखो ऐसे याद रखो इसको, धनात्मक जब भी तुमको दो में से एक अल्कोहल दिख जाए, दो में से एक अल्कोहल दिख जाए, तो वो कौन सा विलयन हो, दो जोड़ा में से एक, दो में से जोड़ा होता है ना, दोनों में से अगर एक कोई अल्कोहल हो जाए कैसा होगा, धनात्मक हो जाए, ठीक है। अगर कोई अल्कोहल का सेवन, दारू पी ले, कितना पॉजिटिव पॉजिटिव बात करता है, अच्छा लगता है पूरा दुनिया, है ना। अल्कोहल से क्या हो जाता है, तो पॉजिटिव हो जाता है, और वो धनात्मक पॉजिटिव बात हुआ ना। ये आंसर क्या होगा, देखो एथेनॉल लिखा होगा, अल्कोहल सही है, एथेनॉल होगा ये 25, इसका आंसर होगा डी 26। 20 बोल रहा है कौन सा, बोल रहा है निम्न में से कौन सा द्रवयुग्म, द्रवयुग्म समझते हो ना, सबका जोड़ा, बोला रॉल्ट के नियम फिर से हुई बात। देखो अल्कोहल बार थोड़ा सा इथेनॉल आ गया, देखो एथेनॉल का फॉर्मूला ये होता है 3OH, और एथेनॉल का फॉर्मूला होता है H3OH। एथेनॉल और इथेनॉल का फॉर्मूला अगर देखो 3OH मेथेनॉल, और में क्या होता है 3CH2H5। देखो दोनों में अगर जहरीला कौन है, इथाइल अल्कोहल बहुत जहरीला होता है, अगर थोड़ा सा भी मात्रा उसका है तो वो भले आँख का रोशनी जाता है, और ज़्यादा मात्रा में सेवन किया जाए उसका तो फिर क्यों ना, कभी देसी शराब पीने उगलू ढकता है, मर जाता है, कि वो जहर होता है। सर 27 आदर्श घोल 27 नंबर का सवाल है, और बोल रहा है आदर्श घोल बनता है जब जब आदर्श घोल, आदर्श घोल मतलब आदर्श विलयन, आदर्श घोल मतलब आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन के लिए क्या होना चाहिए, देखो मिश्रित करने से आयतन में कोई परिवर्तन, बात सही है, देखो ना, तो ये बात तो होता है। डेल्टा भी क्या होना चाहिए, 0, और डेल्टा एच मिश्रण क्या होना चाहिए, 0। क्या बोल रहा है, देखो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं, बात सही है। फिर बोल रहा है इंथैल्पी, ये जो है ना डेल्टा एच का मतलब ये होता है इंथैल्पी, कोई परिवर्तन, ये भी सही, ये भी सही। चित करने से आयतन और इंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, सही आंसर होगा इसका, ठीक है। 27 का 28, 28 में फिर से आ गया, देखो क्या गया, इथेनॉल दारू ऋणात्मक, जब भी एक दोनों में से एक दिखे, दिखना 30। 30 नंबर का सवाल, आदर्श विलयन के लिए सही चुनाव करें, आदर्श विलयन का सही चुनाव करें, बात ध्यान रखो, डेल्टा एच एक्स 0, डेल्टा भी एक्स कितना, देखो कौन बोल रहा है कौन आदर्श विलयन के लिए सही, ठीक है। तो आंसर होगा 30 नंबर का सवाल, मिश्रण जो अधिकतम स्थिर क्वाथी है ना, एकदम स्थिर क्वाथी बनाता है। देखो यहाँ पे एक सवाल ध्यान रखो, दो चीज़ें, अधिकतम स्थिर क्वाथी एक
अधिकतम स्थिरक्वाथी। तो अधिकतम स्थिरक्वाथी में आपको ये ध्यान रखना है जो ऋणात्मक विचलन दर्शा, और अगर न्यूनतम स्थिरक्वाथी रहता तो धनात्मक। सही आंसर क्या देखना है, ऐसा देखो जो ऋणात्मक विचलन दर्शा। ऋणात्मक विचलन देखो, ध्यान रखो, एसिड एसिड प्लस जल, तो वाटर, दोनों का जो मिक्सचर होता है वो ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। सही आंसर होगा ये। 30 नंबर का सवाल देखो, सिंपल सा सवाल है, अनुसंग गुणधर्म नहीं है। 4 गो अनुसंग गुणधर्म कौन कौन, वाष्पदाब का अपेक्षक अवनमन, परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन। फिर से सुनो, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। देखो इसमें से कौन नहीं। अब यहाँ पे सूचित करने, देखो पाए मतलब होता है परासरण दाब, डेल्टा टीएफ मतलब हिमांक का अवनमन, डेल्टा हिमांक का अवनमन, और डेल्टा टीवी मतलब क्वथनांक का। ऑप्शन तो है, आंसर क्या होगा सही बोल रहा है कौन नहीं है, ध्यान देना है, नहीं पे नहीं करना है, जरूर देखना है, नहीं तो हर बारी में अनुसंग गुणधर्म देखता है आंसर नहीं है, कौन नहीं। 32 नंबर का सवाल बोल रहा है, 32 में बोल रहा है कि 32 में बोल रहा है विलयन के अनुसंग गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं। अनुसंग गुणधर्म का जब परिभाषा पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक लाइन लिखा रहता है, अनुसंग वे किसी भी विलयन के वे सभी गुणधर्म जो केवल किस पर निर्भर करे, विलय के कणों की संख्या पर। किस पर, विलय के कणों की। देखो विलय के कणों की संख्या कहाँ पे है आंसर, आकार पर नहीं, विलायक की नहीं, कणों की प्रकृति पर, बिल्कुल केवल किस पर, डी। 32 का डी। 33 नंबर का सवाल देखिए, इसमें क्या है लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंग गुणधर्म, फिर से आ गया, विलयन का अनुसंग गुणधर्म नहीं है, परासरण दाब ना, पृष्ठ तनाव नहीं है ना, वाष्प दाब का अवनमन और हिमांक, यहाँ पे ना बोला कौन नहीं है। तो इसमें देखो, यदि देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ ना वाष्प दाब का अवनमन, ये अनुसंग गुणधर्म नहीं है, क्या है फिर, वाष्प पे थोड़ा क्वेश्चन में गलती है, वाष्प ऑप्शन गड़बड़ है थोड़ा, वाष्प दाब का पूरा लिखना है, आपेक्षिक अवनमन लिखा होगा तब, ये नहीं कि वाष्प दाब का अवनमन दिखे और बात खत्म। आपेक्षिक अवनमन ऐसा लिखा होता तब ये अनुसंग गुणधर्म, ये क्या बोल रहा है नहीं। तो आंसर इसका अगर ऐसा करते हैं तो आंक का अवनमन ये है, रासायनिक आंसर बी भी होगा। और अगर यहाँ लिख देता ये अपेक्षिक अवनमन तब आंसर होता क्या, चलो कर देते ना इसको, ऑप्शन को ही है ना, ये समझना। इस सी में क्या है ये समझ ऐसा, वाष्प दाब का मैं चाहता होगा आपेक्षिक अवनमन, इस ऑप्शन के बदले हम क्या लिख दिए, ठीक है। अब आंसर होगा कौन, अनुसंग। 34 नंबर का सवाल देखो, इस तरह का सवाल खूब आता है, खुद बनाने का देखो क्या होता है, कोई भी अनुसंग गुणधर्म आए ना, ध्यान ये रखना, अनुसंख्य गुणधर्म, संख्य धर्म समानुपाती होता आई, पॉइंट ऑफ गुणांक, ऑफ गुणांक, इतना भी नहीं सोच, आयन की संख्या ज्यादा अनुसंग गुणधर्म, क्यों, क्योंकि अनुसंग गुणधर्म निर्भर किस पर करता है, विलय के कणों की संख्या, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। सबसे ज्यादा आयन देखो, देखो यूरिया, ये टूटता ही नहीं, विद्युत अनअपघट्य, इसमें तो यदि हम तोड़ के लिखें तो क्या होगा, आयन देखो ना सबसे ज्यादा, देखो अनुसंग गुणधर्म में देखना है, आयन की संख्या में ज्यादा होगा, आयन की संख्या ज्यादा अनुसंग ज्यादा, K प्लस और NO3 माइनस, K प्लस और NO3 माइनस, इसको यदि हम तोड़ के लिखते हैं ये ऐसे लिखाएगा ना, 2Na प्लस और SO4 2 माइनस, आयन कितना हुआ 3, यहाँ पे आयन कितना हुआ
2, और यहाँ पे ग्लूकोज दिया, ग्लूकोज भी नहीं टूटता है। तो ए और डी तो खत्म ही हो गया है ना। अब बी और सी में देखो, आयन किस में ज्यादा है, सी में। पे 3 आयन है, यहाँ पे 2 आयन है, आंसर होगा सी। 35 नंबर का सवाल। 35 नंबर का सवाल बोला, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक विलयन के क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है। फॉर्मूला क्या होता है क्वथनांक का? फॉर्मूला होता है देखो, डेल्टा टीवी बराबर के बी गुना उलटता होता है। डेल्टा टीवी बराबर के बी गुना समानुपाती, ये तो के बी गुना एम। ये बोल रहा है देखो क्या, तनु विलयन की मोललता कब ये बराबर होता है, बोल ये और ये कब बराबर हो, ये और ये कब बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, होना पड़ेगा ना। देखो ना फिर से, डेल्टा ये पूछ रहा है कि ये और ये कब बराबर होगा, तो इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, एक। आंसर क्या होगा इसका? नंबर 36। 36 में बोल रहा है, 36 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जल के 100 ग्राम में 10 ग्राम, जल के जल के 100 ग्राम में, जल के 100 ग्राम में 10 ग्राम, 10 ग्राम विलय वाले विलय क्वथनांक डेल्टा टीवी। देखो सिंपल, जल के लिए पोलर उन्नयन स्थिरांक, देखो डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, डेल्टा टीवी बराबर होता है ना के बी गुना मोललता। तो के बी का वैल्यू, ठीक है सवाल देखो अच्छा, देखो डेल्टा बराबर टी गुना क्या होता है, ये पूछ रहा है कि के बी बताओ क्या है। के बी बराबर क्या हो जाएगा, एम बटा डेल्टा, तो तुमको क्या निकालना है, मोललता। क्या निकलेगा देखो, 10 बटा मोलर द्रव्यमान इसका दिया हुआ है, 10/100 को मिलाया कितना है 100, ऊपर में कितना जाएगा, काटो, क्या हुआ 1, एम का वैल्यू 1/, डेल्टा इस 1/, एक, ये भी निकालना है। देखो के भी निकालना है, तो के बी बराबर क्या हो जाएगा, ये ना इस तरफ जाएगा, डेल्टा टी बी बराबर डेल्टा टी बी बटा एम। अभी एम निकाले थे, डेल्टा और एम, चलो इधर फिर से निकाल देते हैं, क्या होगा 10/100, 10/100, 100, 2 0, 1 0, 1 0, 10 से 10 कितना है, रखेंगे 1, आंसर से क्या हो जाएगा डेल्टा डेल्टा टी होगा का 33 नंबर। 33 का सवाल है, मिलियन में किस विलियन का हिमांक सबसे हिमांक कम होगा। हिमांक वाला सवाल आए ना, तो आयन की संख्या तुमको देखना, आयन की क्या होना चाहिए, आयन, आयन
क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा। हिमांक वाला में उल्टा होता है, जिसमें आयन ज़्यादा उसका हिमांक कम। देखो कौन सा होगा आंसर। NaCl में 2 आयन है, K2SO4 में इतना है, इसमें 4, एक 5। देखो इसमें 2 आयन, ठीक है। हिमांक सबसे कम बोल रहा है, का मतलब आयन का संख्या से ज़्यादा, का संख्या से ज़्यादा को यदि तोड़ते हैं ना, वैसे तोड़ सकते 4K प्लस, ठीक, प्लस ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पड़े हो गए, कोऑर्डिनेशन एन 6 माइनस 4 माइनस, तो टोटल आयन कितना 4। आंसर होगा 38। 38 बोल रहा है। परासरण के दौरान अर्धपारगम झिल्ली से जल का प्रवाह होता है। देखो अर्धपारगम झिल्ली पर केवल विलायक के कण पास हो सकते, केवल विलायक के कण पास हो सकते। अब देखो विलायक 2 है, एक विलयन एक विलायक, बीच में है अर्धपारगम झिल्ली। इधर से भी विलायक का कण इधर जाएगा, इधर से भी इधर जाएगा, लेकिन दोनों के स्पीड में अंतर होगा। इधर मान लो कुछ ऐसा लिख देते हैं, इधर भी है और इधर भी एक विलयन। इधर मान लो तनु विलयन है, इधर क्या है तनु है, और इधर विलयन सांद्र है। बीच में क्या है अर्धपारगम झिल्ली, चाहिए अर्ध पारगम्य। अर्धपारगम झिल्ली से होकर सिर्फ कौन जाता है, अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलायक का कण जाता है। विलायक का कण इधर भी जाएगा, इधर से इधर भी जाएगा, स्पीड में अंतर होगा। इधर सांद्र विलयन होगा, इधर तनु विलयन होगा, तो तनु से सांद्र की ओर का स्पीड क्या होगा ज़्यादा, लेकिन इधर से इधर का स्पीड क्या होगा। तो देखो क्या होगा, अर्धपारगम झिल्ली के दोनों ओर असमान गति से प्रवाह करता है। 38 या 40 सवाल वही है अनुसंग गुणधर्म पे। अनुसंग गुणधर्म विधि से ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अनुसंग गुणधर्म विधि से जो प्रोटीन है प्रोटीन है और पॉलीमर, बहुलक को क्या बोलते हैं पॉलीमर लिखा हो, बहुलक लिखा हो, बहुलक को पॉलीमर बोलते हैं। प्रोटीन और बहुलक का अनुभार निकालने के लिए सबसे बढ़िया मेथड कौन, सबसे बढ़िया टर्म कौन, इसका यूज करेंगे। इसका आंसर होता है क्या परासरण दाब, सबसे अनुसंग के अनुभार ज्ञात करने। 40 सवाल 40 नंबर बोल रहा है विलयन जिस परासरण दाब समान होता है। इसमें 3 बात है, देख लो। ये 2 विलयन है, एक विलयन है ये, इस डब्बे में हम ए रख देते हैं, इस डब्बे में विलयन को बोल देते हैं बी। अगर दोनों परासरण दाब को सूचित किससे करते हैं पाई से, पाई ए बराबर हो गया पाई बी से, इसको बोलते हैं समपरासरी विलयन। क्या बोलते हैं समपरासरी विलयन, क्या बोलते हैं हाँ, परासरी विलयन। और अगर ऐसा होता कि एक का मान लो इसका ज़्यादा हो गया किससे पाई बी से, जिसका कम हुआ उसको बोलते हैं अल्प परासरी। ध्यान रखना इस बात को, अल्प परासरी। और इसको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं दी परासरी। ठीक है, क्या बोल रहा है समान हो, क्या बोलते हैं परासरण दाब समान होता है, क्या आंसर होगा समपरासरी। आंसर 40। 40 में बोल रहा है BaCl और ये ग्लूकोज के समान मोलर परासरण दाब, परासरण दाब का बोल रहा है क्रम क्या होगा। सिंपल, कोई भी अनुसंग गुणधर्म, कोई भी अनुसंख्य गुणधर्म अगर है अनुसंग धर्म समानुपाती होता है किसके आई के, आई मतलब आयनों की, आयनों की संख्या, आयनों की सबसे ज़्यादा आयन की संख्या जिसमें ज़्यादा होगा उसका परासरण दाब ज़्यादा होगा। देखो हम तोड़ के बता देते हैं, जैसे ये है क्या है BaCl2,
BaCl2 को यदि हम तोड़ेंगे कैसे टूटेगा, ये टूटेगा Ba2 प्लस प्लस 2Cl, आयन की संख्या कितना हुआ, आयन की संख्या हुआ 3, कितना 3। अगला देखो NaCl को तोड़ो, बच्चा बच्चा जानता है NaCl कैसे टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस, आयन की संख्या कितना, आयन की संख्या 2, ठीक है। और कुछ बचा, एक बच गया, और कौन, ग्लूकोज C6H12O6, जानते हो ग्लूकोज, ये विद्युत अनअपघट्य है। क्या है, विद्युत अनअपघट्य। इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर 1 होता है, ठीक है, बिना कुछ करे याद रखना। विद्युत अनअपघट्य कौन कौन होता है जानते हो, यूरिया, ग्लूकोज, ठीक है, यूरिया, ग्लूकोज, ये सब क्या है, सुक्रोज, ये सब क्या है, विद्युत अनअपघट्य। इसके लिए आई का मान होता है, उसमें तुम उसको तोड़ नहीं सकते तुम, क्योंकि वो अनअपघट्य है। जो विद्युत अनअपघट्य होता है उसको हम आयन में नहीं तोड़ सकते। तो सही आंसर देखो कौन सा, किसमें आयन की संख्या, BaCl2, BaCl2 ऑप्शन में कहाँ है ज़्यादा, ये 40 का 42। अचार बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए नमक के सांद्र विलयन में रखने पर यह सिकुड़ जाता है। अचार को जब तुम ऐसे विलयन में रखते हो नमक में डाल के, तो क्या होता है, नमक का काम ही होता है उसके पानी को खींच लेना। नमक का काम क्या है, नमक वाला विलयन का पानी को खींच लेना। देखो पानी को खींच लेता है, प्रतिलोम परासरण कारण यह जल ग्रहण थोड़ी ना करता है, परासरण कारण यह जल खोता है, क्या होगा 42। 43 बोला, दिए गए ताप पर एक सांद्र विलयन के परासरण दाब की तुलना, परासरण दाब की तुलना में तनु विलयन का परासरण दाब नहीं, देखो पाए बराबर क्या होता है, CRT, ताप बोल रहा है फिक्स है, तो तुम चेंज नहीं करोगे। आर फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं करोगे। तो पाई किसके समानुपाती हो गया, पाई समानुपाती हो गया सी के, मतलब सांद्रता, ए पाई सी मतलब सांद्रता, ठीक है। अगर सांद्रता ज़्यादा पाई ज़्यादा, तो सांद्रता किसका ज़्यादा होगा, सांद्र विलयन का, तनु विलयन से। तनु विलयन का कम होगा और सांद्र विलयन का ज़्यादा। तनु विलयन का परासरण दाब उच्च होता नहीं हो, तनु विलयन का परासरण दाब निम्न होता हो सकता है। सांद्र विलयन का पूछ रहा है, सांद्र विलयन की परासरण दाब से तुलना करना है, तनु विलयन से अधिक होता है। आंसर होगा 44। 44 कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, कौन ताप द्वारा प्रभावित, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, कितना बार बताया है। जिसके फॉर्मूला में आयतन होगा वो नहीं करेगा, जिसके फॉर्मूला में आयतन होगा वो करेगा। तो ताप द्वारा कौन नहीं होता, जिसके फॉर्मूला में ये नहीं है, जिसके फॉर्मूला में नहीं होता, मोलरता में होता है, फॉर्मलता में होता है। ताप द्वारा प्रभावित होता नहीं होने वाला, तो ये दिया हुआ मोललता के फॉर्मूला में क्या होता है, 44 45 45। इस विलियन के 200 ml, विलियन विलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है। 200 ml विलियन है में 2 ग्राम क्या घोला गया, NaOH घोला घुल रहा है विलियन का, क्या करना है, मोलरता ज्ञात कर। देखो मोलल मोलरता, मोललता नहीं, क्या कैपिटल M, मोलरता, मोलरता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दिया गया धर्म, मोल निकाल लो विलय का। मोल कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, विलय का मोल बटा विलय का मोल बटा विलय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान NaOH का ये आदि हो जाना चाहिए ना 40। कैसे 40 हुआ समझ में आना, और बता देते। NaOH सोडियम का होता है 23, का होता है 16, ठीक है, हाइड्रोजन का 1, जोड़ तो आता ही होगा 40 होता है। 40 ml में है, 200 ml है ना, गुना क्या करेंगे,
काटो, 1 0 2 से 2/4 0.5, आंसर होगा 0.25। ऑप्शन नंबर कौन सा? और 46 46 का 46 का सवाल बोल रहा है। ये भी पूछला सवाल है, 2 बार पूछा। 234.2 ग्राम चीनी, 34.2 ग्राम चीनी का मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता मतलब क्या? मोललता। तो देखो, मोललता मतलब स्मॉल m, तो विलय का मोल पहले निकालो। विलय है कितना? 34, मतलब मोलर द्रव्यमान। देखो का सूत्र जानते हो ना, क्या होता है का सूत्र? 12/22 O11, 12H/O11, 12 नहीं, सॉल्व करेंगे। 12H/O। तो देखो, कार्बन का होता है 12, 12 गुना हाइड्रोजन का कितना होता है 22, एक हाइड्रोजन का 1 तो 22 का 1, और ऑक्सीजन का होता है 16। और है कितना? सॉल्व करो, गणित लगो थोड़ा। 144 और 22 और 16 गुना 100, 16 गुना 11, 176। हाँ, और ये हुआ 340 जोड़ के। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 340 गुना विलायक का द्रव्यमान। का द्रव्यमान नीचे में लिखना होता है, विलयन का नहीं, विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान कैसे निकालोगे? विलयन का द्रव्यमान माइनस विलय का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान देखो कितना दिया हुआ 234, और उसमें से ये घटा देंगे तो कितना बचेगा 200, और ग्राम में है तो 1000 से ऊपर में क्या हो जाएगा गुना 20, तब इसको दशमलव गुराएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा? जैसे ये खत्म हो जाएगा 342 खत्म हो गया, और ये बचा कितना 1/2, मतलब 0.5। क्या होगा 0.42 हो गया। 43 नंबर। 43 में क्या बोल रहा है? 43 में बोल रहा है आदर्श विलयन में से कौन गुण है? आदर्श विलयन निम्न में से कौन गुण है? क्वेश्चन है आदर्श विलयन निम्न में कौन गुण है? आदर्श विलयन जो रॉल्ट के नियम का क्या करता है? पालन करता है। रॉल्ट के नियम का पालन करता है, उसको क्या बोलते हैं? आदर्श विलयन। देखो कौन सा, यह रॉल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक है, ये बोल रहे रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता। इसका सही आंसर क्या होगा? 43। 48, निम्न में से कौन सा अनुसंग गुणधर्म नहीं है? फिर से वही आ गया ना, अनुसंग गुणधर्म बताओ क्या क्या? वाष्पदाब का अपेक्षित मांग का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, परासरण। ठीक है, ये 4 को याद रखना। मांग का अवनमन होगा, क्वथनांक का उन्नयन होगा, ये वाष्पदाब का अपेक्षिकरण होगा। का सही आंसर क्या होगा? बोला नहीं है, लगना है तो कौन है? तो सही आंसर 45। 50। 50 निम्नलिखित में कौन अनुसंग गुणधर्म है? फिर से वही सवाल आ गया, वो 4 कितना बार आया हुआ। अनुसंग गुणधर्म कौन सा है? क्वथनांक नहीं होगा, वाष्पदाब नहीं होगा, मांग नहीं, परासरण। 50। क्या निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंग? ये नहीं। कौन अनुसंग गुणधर्म है? क्वेश्चन के ऑप्शन में यहाँ पे होना चाहिए परासरण। परासरण, परासरण, तब ये हो 50।